डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एसएसटी और एसएसटी में हमने प्रीवियसली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन शॉट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया है। आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया चैप्टर और आज हमारे क्लास में चैप्टर हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज। देखो, सिविक्स का ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आखिर होती क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कौन कौन सी फेमस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका रोल आपस में क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज अगर हो तो अच्छा क्यों है, नहीं हो तो गलत क्या होगा। इन सब क्वेश्चंस के जवाब मिलते हैं इसी चैप्टर में। हम थोड़ा सा स्पीडली इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत ही सिंपल भी है, तो आसानी से आप इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे, जान भी जाएंगे। तो कहीं अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बता दीजिएगा। तो करें शुरू। चलिए, तो हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, वो हमें देखने को मिलता है इस जगह पर। ये क्या है? ये है हमारी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर दो टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि पावर में होती है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो कि अपोजिशन का रोल प्ले करती है। अब ये जो पार्लियामेंट है, आखिर इसका काम क्या होता है? तो तुम सभी जानते हो कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे एक होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटर होता है, मोनार्क होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो देयर आर टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स, वन इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सेकंड वन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक फॉर्म का जो असल में एक एसेंस निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, वो निकलता है बेटा यहाँ पर काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज के। अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअल में इलेक्शन लड़कर के पहुँचती हैं तो उसके दो रिजल्ट होते हैं, या तो वो पावर में आती है या फिर वो अपोजिशन में आती है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आती है वो तो गवर्नमेंट बनाएगी और जो अपोजिशन में है वो अपोजिशन का रोल प्ले करेगी। जैसे अभी नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो पावर में है तो उसको गवर्नमेंट कहा हमने, और राहुल गांधी जी और उनके पैरेलल जितने भी लोग थे जिनकी सरकार नहीं बनी, जिनको मेजॉरिटी पार्लियामेंट में नहीं मिली, वो अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं। बार बार मैं पॉलिटिकल पार्टीज बोल रहा हूँ, आखिर ये पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है? चलिए लेट्स हैव अ लुक कि पॉलिटिकल पार्टीज आखिर होती क्या है। यहां पे अब देखो कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, देखो ऐसे भी समझो तुम कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, अलग नहीं होती, सारे लोग एक जैसे होते हैं। और इनिशियली जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके पहले तक तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग क्यों हो गई? इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो तुम्हें दिख रही है, ये अलग अलग कैसे हुई? तो देखो, इसका सबसे बड़ा जो बेसिक डिफरेंस है ना, इनकी आइडियोलॉजीज को लेकर के होता है कि एक, जैसे पहले ऑलरेडी ग्रुप चल रहा है, आप उस ग्रुप का पार्ट नहीं बनना चाह रहे, इसका मतलब आपकी और उसकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती। तो अलग अलग आइडियोलॉजीज या अलग अलग मुद्दों को लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज या ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद में या तो जीतेंगे या हारेंगे, ठीक है, ऐसे ही तो होता है। तो यहाँ पर एक चीज तो बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि एक साथ आते हैं, जिनका मेन मकसद इलेक्शन लड़ना होता है, और अगर इलेक्शन में वो जीत जाते हैं तो पावर को होल्ड करके गवर्नमेंट में आना होता है। सो व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी इज द ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आएंगे और पावर होल्ड करेंगे कहां पे? गवर्नमेंट में। तो ये तो इनका पहला कंसेप्ट होता है। दे एग्री ऑफ सम पॉलिटिकल प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू ऑफ प्रमोट द कलेक्टिव गुडनेस। कि जो जो लोग एक साथ आए हैं ना, उन सभी लोगों का एक तो मेन मकसद होता है कि किसी ना किसी इंस्टेंस पे जाकर के वो कलेक्टिवली सोचते हैं, एक जैसा उनका थॉट होता है, और सोसाइटी में क्या बदलाव वो चाह रहे हैं, क्या क्या चेंजेस वो लेकर आना चाह रहे हैं, क्या क्या उनके थॉट हैं, किन चीज़ों को वो प्रमोट करना चाह रहे हैं, वो उनका कलेक्टिव एक मेथड होता है। ठीक है, वो सभी लोग जो एक ग्रुप में जुड़े हैं, वो जो ग्रुप होगा, दैट ग्रुप बिलोंग्स टू कॉमन आइडियोलॉजी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ कहूँ कि बीएसपी है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, तो इनमें जो जुड़ने वाले लोग हैं ना, उन सब का आइडियोलॉजी कॉमन होगा। तो ये दो पॉइंट मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गए होंगे कि ये लोग एक साथ आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और गवर्नमेंट में पावर के अंदर आते हैं। साथ ही साथ ये कुछ पॉलिसीज पर एग्री करते हैं कि जो पॉलिसीज चल रही है या जो उनके थॉट हैं, जो आइडियोलॉजीज हैं, उस पर एग्री या डिसएग्री करेंगे और सोसाइटी के अंदर प्रमोट करेंगे कलेक्टिव गुडनेस। तो इसके अलावा ये
जो भी पॉलिसीज जब वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो इलेक्शन जीतने के बाद जिस थॉट के साथ में वो आए थे सोसाइटी के अंदर, इलेक्शन जिस थॉट के साथ उन्होंने लड़ा था उसको वो एप्लीकेबल करते हैं, या फिर जीतने के बाद में, सपोर्ट मिलने के बाद में उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं। भाई मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी आई थी करप्शन के अगेंस्ट में, है ना, लोकपाल बिल के साथ में। तो ऐसे में जब वो जीत के आए तो फिर वो क्या करेंगे, जब पावर में आ जाएंगे तो सोसाइटी के लिए जो अच्छा होगा उस चीज़ को करेंगे, साथ ही साथ जिस थॉट को वो लेकर आए थे, जिस पॉलिसी के लिए वो आए थे, उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और होती है इसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऑल द पीपल हैविंग द इक्वल प्लेस। नो, ऐसा कभी नहीं होगा। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है इसका लीडर, ठीक है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होगा वो इनको लीड करेगा, डायरेक्शन देगा। लीडर के बाद में आते हैं एक्टिव मेंबर्स। कभी भी लीडर सोसाइटी के अंदर जाकर के सबको मतलब बता नहीं सकता अपने थॉट्स को, या प्रचार प्रसार नहीं कर सकता खुद अकेला, तो उसके लिए एक्टिव मेंबर होते हैं अलग अलग लेवल्स पे। और जब वो एक्टिव मेंबर होते हैं सोसाइटी में, अपने वर्क को, अपने थॉट को बताते हैं, तो फिर उनके बनते हैं फॉलोअर। जब फॉलोअर बनते हैं तो ये वही लोग होंगे जो इनको वोट डालेंगे। तो ऐसे में लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स, ये जो 3 कंपोनेंट हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज को हर्ष से, मतलब हर्ष से फर्श पे, फर्श से हर्ष पे, मतलब टॉप पर भी पहुंचा सकते हैं तो हरा भी सकते हैं। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें हम, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत बड़ी, बहुत पुरानी, लेकिन ये मान के चलो उस टाइम पर जब इनको कोई compete नहीं कर सकता था, आज ऐसा है कि कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। तो ये वही है कि फॉलोअर्स जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। सो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि लोगों का ग्रुप होगा जिसका मेन मकसद इलेक्शन लड़के पावर में आना होगा। इन सभी की आइडियोलॉजीज कॉमन होगी, सोसाइटी के अंदर एक कॉमन थिंकिंग के साथ ये चुनाव लड़ते हैं। पॉलिसीज वो तब इम्प्लीमेंट कर देते हैं जब वो जीत जाते हैं, और अपने लीडर्स के साथ में, एक्टिव मेंबर्स की होप के साथ वो फॉलोअर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, एंड देयर फॉलोअर्स मेक देम चांस टू विन इलेक्शंस। और इसके बाद में वो पावर में आके, गवर्नमेंट में आकर के अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर देते हैं। ये थॉट तो सिंपल सा थॉट पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। मेरे हिसाब से यहाँ तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट थिंग कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है इसका फंक्शन क्या होता है, ये काम कैसे करते हैं। तो देखो भाई, इसका मेन फंक्शन क्या होगा। यहाँ पर तो सबसे पहली चीज, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज बनने का मेन पहला इंटेंशन, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज जब बनती है या काम करती है तो उनका मेन मकसद होता है एक पर्टिकुलर मुद्दा, ठीक है। क्योंकि पुरानी वाली पॉलिटिकल पार्टी या तो उसको अचीव नहीं कर पा रही होती है, या वो मुद्दा बिल्कुल नया होता है। तो ऐसे में पहला काम, इनका पहला फंक्शन यही होता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो पब्लिक ओपिनियंस को मोल्ड करती हैं। मतलब मोल्डिंग का मतलब होता है कि उनको एक्चुअल में सांचे में डालती है, एक्चुअल में उनको एग्जिस्टेंस में लाती है, जो भी उनके थॉट है। जैसे हमने कहा राम मंदिर, तो राम मंदिर क्या एक ओपिनियन था, थॉट था, उसको लेकर आया गया। तो ऐसे में यहाँ पर जो मोल्डिंग करती है पब्लिक ओपिनियंस को, वो पॉलिटिकल पार्टी का मेन इंटेंशन होता है। और इसी के बेस पे, मतलब सबसे पहले वो इन्फ्लुएंस करेगी, उनको अपनी बात समझाएगी, लोगों की बात सुनेगी, लोगों की बात सुनने के बाद में वो अपने थॉट्स मैनिफेस्टो में उन सब चीज़ों को ऐड करेगी। उसके बाद में आप लोगों की बात लोगों तक, पावर में आने के बाद में पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने तक, ये सारा काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो पहला काम सिंपल सा, पब्लिक ओपिनियन, जो भी उनके थॉट हैं, जनता के जो थॉट है उसको इम्प्लीमेंट करवाना, उसको पूरा करना, उनकी विशेष को फुलफिल करना, पहला थॉट है ना। अच्छा, अपन ऐसे भी चल सकते हैं इसको, अगर हम क्लॉकवाइज देखें तो हम ऐसे भी जा सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ से अगर इसको समझाऊँ तो तुम ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे। पहले चीज़ तो यही है कि इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करेगी, इलेक्शन के अंदर वो या तो जीत जाएगी, पहले कैंडिडेट आएंगे, कैंडिडेट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर पार्टिसिपेट करने के साथ साथ ही वो डिक्लेयर कर देंगे भाई हमारी ये पॉलिसीज़ है, हम आपके लिए ये करने वाले हैं, इस लेवल पे हम काम करेंगे। फिर अगर वो जीत जाएंगे तो लॉ मेकिंग का काम करेंगे। लॉ मेकिंग का मतलब कानून बनाने का काम करेंगे। कौन करेंगे कानून बनाने का काम? अगर ये लोग जीत जाते हैं तो लेजिस्लेचर में पहुंच जाते हैं, लेजिस्लेचर में पहुंचने के बाद में लॉ मेकिंग का काम होगा। इस पे फिर एग्री और डिसएग्री होना वो अलग बात है, बट यहाँ पर लॉ बना दिया जाएगा। बनाने के बाद में अगर ये सरकार में, मतलब उस
लेजिस्लेचर में 50% से ज़्यादा मेजोरिटी रखते हैं तो सरकार बना देंगे, और फिर सरकार बन गई तो वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी चीज़ें। अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है या सरकार नहीं बना पा रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बन गई, रेस्ट जितने भी लोग हैं वो लोग अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। जो गवर्नमेंट में है वो लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो रोल प्ले किया जाएगा उन पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू जो लोग हार गए हैं। और फिर इसके बाद में यहां पर वही सिंपल सी बात कि लोगों की क्या सोच है, क्या विचार है, क्या थॉट है, उन सभी को ये लोग लेकर के आएंगे सामने और अल्टीमेटली अपना सारा काम कंप्लीट करेंगे। दोबारा से एक बार इसको देखते हैं। यहां पर आपको करना क्या है, आपको ये समझना है कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या इंटेंशन होता है। द फर्स्ट थिंग, इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेशन करना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते ही अपनी पॉलिसीज़ को बताना, पॉलिसीज़ के साथ में ये भी डिक्लेयर कर देना कि हम लॉ बनाएंगे, क्या क्या लॉ बनेंगे, क्या क्या कानून होने वाले हैं। इलेक्शंस में अगर जीत गए तो सरकार में आना, सरकार में नहीं आए तो अपोजिशन में आना, अल्टीमेटली अपोजिशन में हो चाहे सरकार में हो, दोनों का मेन इंटेंशन है लॉ मेकिंग का काम और लॉ बना करके देश के अंदर डेवलपमेंट लेकर आना। साथ ही साथ जनता क्या चाहती है, जनता के थॉट क्या है, जनता को किन चीज़ों की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों को भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी ही परफॉर्म करती है। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी: इलेक्शंस, डिक्लेरेशंस ऑफ पॉलिसी, लॉ मेकिंग, फॉर्म द गवर्नमेंट और रन द गवर्नमेंट, और मेकिंग अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन पार्टीज, और हैविंग द पब्लिक ओपिनियंस एंड गिविंग देम अ शेप। गॉट इट? सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। होपफुली ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट थिंग यहाँ पे कि पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत हमें होती क्यों है, वाई वी नीड द पॉलिटिकल पार्टी, कि हमें नीड क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज की। इसको देखो, इसको समझो। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो ये नीड्स हैं जो वो मतलब इनके कारण से पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी होता है। सबसे पहली चीज देखो, टू गैदर द डिफरेंट व्यूज ऑन डिफरेंट इश्यूज टू रिप्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट। मैंने कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्टेंस में आ जाती है, पावर में आ जाती है, सरकार बना लेती है, तो वो जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, शायद वो उसी को फॉलो अप करेगी। बट दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या करती हैं, अपने अपने अलग अलग व्यूज को लेकर के, अपने अपने थॉट्स को लेकर के, आइडियोलॉजीज को लेकर के वो आती हैं और गवर्नमेंट के सामने उन सभी पॉइंट्स को रखती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक समुदाय विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष, विषय विशेष किसी एक मुद्दे को लेकर के जो अलग अलग ग्रुप्स बने हैं, उन सभी का यही मकसद होता है कि अलग अलग थॉट्स रखते हैं वो अलग अलग इश्यूज पे, एंड फाइनली वो फिर सरकार के सामने उन सभी इश्यूज को रखते हैं, या तो वो खुद सरकार में आ जाते हैं, फिर वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं एक साथ और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को गवर्नमेंट में फुलफिल करते हैं। देखो यार, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जितने भी लोग होंगे, अभी एट प्रेजेंट हम बात करें तो 545 मेंबर्स हैं। इनमें से सिंपल सी बात है 50% से ज़्यादा सीट्स होनी चाहिए, है ना? सही बात है ना? 50% से ज़्यादा सीट होनी चाहिए, तब वो क्या बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे। अब ये जो गवर्नमेंट बनेगी, ये गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें आए कौन कौन, इसके अंदर आए रिप्रेजेंटेटिव्स, अलग अलग जगह से चुने हुए लोग, एंड फाइनली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो नीड है लोगों की उसको वो पूरा करें। और यहाँ पे टू सपोर्ट, और जो भी गवर्नमेंट के अंदर अगर सपोर्ट करना है या उनके सामने रेजिस्टेंस क्रिएट करना है उनकी पॉलिसीज के सामने, तो ऐसे में ये सारा काम करती है पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो ऐसे समझो कि पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या करती है कि ये अलग अलग व्यूज रखती है अपने अलग अलग इश्यूज के ऊपर, साथ ही साथ ये अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आकर के सरकार बनाते हैं, और ये या फिर सरकार के सामने या उनकी बनी हुई पॉलिसीज के सामने या तो उसको सपोर्ट करते हैं या उसके अगेंस्ट में होते हैं। तो सरकार क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इन सब का आप पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से थॉट जान सकते हो। देखो फिर से एक बार समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्यों। तो सबसे पहले नीड, लोगों के अलग अलग थॉट होते हैं अलग अलग इश्यूज पे, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर के सरकार बनाते हैं, और गवर्नमेंट में जो पहले से मतलब जो सरकार बनाई गई है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज या तो उसको सपोर्ट करती हैं या रेजिस्टेंस क्रिएट करती है अगेंस्ट दैट पॉलिसी, या तो उसको जस्टिफाई करेंगी या तो उसके सपोर्ट में जाएंगे या फिर उसके अगेंस्ट में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि कितने टाइप का
पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ देखने को मिलता है। देखो अलग अलग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अलग अलग टाइप की पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। अब कई नेशन तो ऐसे होते हैं जहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही होती है, कई नेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही होती हैं, और कई नेशन ऐसे होते हैं जहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की इजाज़त होती है। ये वन पार्टी सिस्टम में देखा जाए तो चाइना, जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है केवल, वहाँ पर केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसको आप वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। जहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, दो से ज़्यादा नहीं होगी, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हर बार इन दो में से ही एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। और यह है भारत के लिए, जहाँ पे दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारी है, अगर आप और मैं मिलकर के पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहें तो वो भी हम काम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक भी तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। अब देखो वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, ये जो पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम होता है, इसके अंदर आपके पास में एक ही चॉइस होती है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, और ऐसे में या तो आप उस कैंडिडेट को यस कहते हो या फिर उसको नो कहते हो, दैट्स इट। नॉट टू वोट एट ऑल, आप वोट ही ना डालो, ये चॉइस है आपके पास, या फिर आप यस करो या नो करो, या तो वोट नहीं डालोगे आप। अब आपके पास में ऑप्शन क्या है, एक ही ऑप्शन है आपके पास। सोचिए आप चाइना में रह रहे हैं तो आपके सामने कैंडिडेट की लिस्ट आई, उसमें से या तो आप वोट डालेंगे या वोट ना डालेंगे, पहली शर्त। दूसरा कंडीशन क्या होगा, या तो आप उसके लिए कहेंगे हाँ ठीक है, या कहेंगे ना ये हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है वो आप चाइना में देखते हैं, और कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के अंदर आप देखते हैं, चाइना, कोरिया, क्यूबा, लाइक ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस तरह का सिस्टम आपको देखने को मिलता है। क्यूबा कहाँ पड़ता है बेटा, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो सपोर्टर्स हैं सिंगल पार्टी सिस्टम के, वो क्लेम करते हैं कि इस तरह के सिस्टम से आप गवर्नमेंट के जो भी काम हैं उन सभी कामों को हर एक इंसान तक पहुँचा सकते हो, और जो टैलेंटेड कैंडिडेट्स होंगे वो आगे आकर के मतलब सामने आएंगे, और उनके जो टास्क होंगे वो जो परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ऑल सच थिंग्स दे कुड परफॉर्म। जो सिंगल पार्टी सिस्टम हम देखते हैं, यहाँ पर लोगों के पास में चॉइसेस लिमिटेड होती हैं, उनकी जो फ्रीडम होती है कैंडिडेट्स को चूज़ करने की वो भी छीन ली जाती है। मतलब ये बहुत ही अजीब सा किस्सा है। सिंगल पार्टी सिस्टम तो ज़्यादा हम जैसे बड़े कंट्रीज़ के लिए तो काम नहीं कर सकता। आपने क्लास 9th के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि चाइना को आप कंसिडर नहीं कर सकते हो कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्यों नहीं कर सकते हो, जस्ट बिकॉज वहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है, आपके पास में चॉइस ही नहीं है, तो आप किसको चूज़ करोगे, इसलिए उसको हमने एक्चुअल में डेमोक्रेसी नहीं माना। अब बाई पार्टी सिस्टम क्या होता है, या फिर ड्यूअल पार्टी सिस्टम क्या होता है, या फिर टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, नाम तो तीनों का एक ही है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दो पार्टी होगी, या तो एक को चुनोगे आप, उसको नहीं तो दूसरे को चुनोगे आप। यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में यहाँ काफ़ी स्टेबल होती है, इट कम्स टू द पावर बाय द मेजॉरिटी, सेम वैसे जैसे हमारे यहाँ होता है। यहाँ पे जो अपोजिशन होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी जीत गई तो दूसरी अपोजिशन में होगी। हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि अपोजिशन भी बहुत वीक होता है। क्यों वीक होगा, ऐसे समझें कि एक जो 50% के साथ में अपनी गवर्नमेंट बना रहा है, उसके अगेंस्ट में वो लोग हैं जो हार गए हैं, वो अलग अलग हैं, क्योंकि उन सबकी आइडियोलॉजी अलग है, तभी तो अलग अलग ग्रुप बने हैं, तभी तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनी हैं, तो वो मिलकर के अपोजिशन की भूमिका अच्छे से नहीं निभा पाती। लेकिन यहाँ पर तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी, दो पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में और एक अपोजिशन में, सो दे प्ले रियली इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। इस तरह का जो सिस्टम होता है यहाँ पे ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव होते हैं। यहाँ पे चाहे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव हो या फिर अपोजिशन हो, दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव माना गया है। टू पार्टी सिस्टम के अंदर ये अनडेमोक्रेटिक माना गया। क्यों माना गया, क्योंकि लिमिटेड चॉइस है, यहाँ पर भी वही सब चीज़ लिमिटेड चॉइस है, दैट इज़ वाई इसको भी अनडेमोक्रेटिक माना है या लेस डेमोक्रेटिक माना है। यहाँ पे जो पार्टीज़ होती हैं जो पावर में आती है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ में आती है, तो वहाँ पे उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है, और इसके कारण से वो डिक्टेटरशिप में भी जा सकती हैं। अगर देखिए मैंने कहा कि 60% एंड 40% के रेशो से यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई, ठीक है। अब ये जो 60% के साथ में आई है, अब 40% वाले चाह कर के भी उसको टाइम से पहले नहीं हटा सकते। इसका मतलब है एक बार ये पावर में आ गए ना तो अब ये कुछ भी कर सकते हैं। सोचो, इस एक बार पावर में आने के बाद में अगर ये रूल्स बदलना चाहें तो बिल्कुल बदल सकते हैं।
तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, डिक्टेटरशिप जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। और आ जाता है लास्टली मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे इंडिया में, जहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पावर में होती हैं, या तो स्टेट्स के अंदर या फिर सेंट्रल में, क्योंकि कॉलिजन गवर्नमेंट भी तो होगी। तो ऐसे में दो पार्टी से ज़्यादा जहाँ पे लोगों के पास में चॉइस होती है, लोग अपनी मतलब ये भी आप बात मान के चलना, बड़ा मुश्किल होता है मल्टी पार्टी सिस्टम में, अगर आपको क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती तो आप कैसे गवर्नमेंट में आएंगे। भारत के अंदर ये चीज़ बहुत तगड़ी है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अब ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपको हम कैसे कन्वे करें, कैसे आपको कन्विंस करें दैट यू कुड कम और आप यहाँ पर आकर के काम कर सकें, ठीक है, एक साथ मिलजुल करके। वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे सोचें, यहाँ पर एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। सोचें A, B, C और D, हम 4 की बात कर रहे हैं। 100% वोटिंग हुई ऐसा मान लेते हैं एक बार, जबकि होता नहीं है। इसको मिले 40%, इसको मिले 30%, इसको मिले 20% और इसको मिले 10%। अब मेजॉरिटी तो किसी की नहीं हुई ना। अब ऐसे में होगा क्या, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए कि किसको कन्विंस करें। क्यों? ये तो आपका सेकंड अपोजिशन है, अब ये भी चाहेगा कि इसको कन्विंस कर ले और इसको कन्विंस कर ले। तो ऐसे में यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि कलेक्टिव गवर्नमेंट बनानी पड़ जाती है हमें। सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांगनेस हमें फील तब आएगा जब A, B, C, D के अंदर 60%, 20%, 10% और 10% लाइक सिचुएशन होगी। नाउ यहाँ पर ये काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो मल्टी पार्टी सिस्टम एक्चुअल में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है, सबसे ज़्यादा। मैं कई बार ऐसा भी होता है अलायंस भी हो रहा है ना, मतलब अलायंस का मतलब ये इसके साथ जुड़ गया। इमेजिन कीजिए ये बी वाले ए और सी आपस में मिलकर के गवर्नमेंट बना लेते हैं, अगर ये भी मान लें हम, तो ऐसे में ये अलायंस हो गया या ये स्ट्रांगनेस हो गया। तो अल्टीमेटली ज़्यादा, नो डाउट ज़्यादा पावर इनको मिलेगा। बट कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक तो केवल यही दिखता है, सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक मल्टी पार्टी सिस्टम ही हमारे यहाँ पर होता है, ठीक है। अगर आपसे डिफरेंस पूछता है, अगर इसमें से क्वेश्चन पूछता है, तो या तो देखो इसमें से आपसे क्या पूछ सकता है, पहले तो उस पर गौर करना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है उसको समझें, ठीक है। देखो यहाँ पे ये पूछ सकता है आपसे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पूछ लेगा, ठीक है, एंड व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज इन देयर रोल, ये पूछ सकता है, ठीक है। सो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर 1 और 2 मार्क्स में पूछेगा तो दीज 3 पॉइंट्स कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, एंड ये तुम्हें पता चल ही गया 1 पार्टी सिस्टम क्या होता है, 2 बाई पार्टी सिस्टम क्या होता है और मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। नाउ लेट्स डिस्कस विच ऑफ दीज इज बेस्ट, इनमें से कौन सा सबसे सही है आपके हिसाब से, इनमें से कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम सबसे बेहतरीन है। अगर मैं मेरी बात करूं और अभी जो तुमने देखा कि दोनों को ही हमने अनडेमोक्रेटिक बोला, तो सबसे अच्छा तो होता है बेटा जहां पे ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास में चूज़ करने के लिए। तो ऐसे में मेरे हिसाब से, और आपको भी लिखना यही है, मल्टी पार्टी सिस्टम सबसे बेस्ट है। पॉलिटिकल सिस्टम इज नॉट समथिंग इन अ कंट्री कैन बी चूज, इट इवॉल्व्स ओवर द लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ओवर द नेचर ऑफ सोसाइटी, its social and religious divisions, its history of politics and its system of election। ठीक, छोड़ो, यहाँ पर याद रखें मल्टी पार्टी सिस्टम इज़ द बेस्ट वन। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मैंने अभी ऑलरेडी आपको इस वाले में बताया, कि कई बार आपको मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो आप क्या करते हो, आप कॉलिजन करने की कोशिश करते हो। कॉलिजन का मतलब जब आपने ए को और सी को आपस में मिला करके अपनी मेजॉरिटी, मतलब अब जो आपको 50% चाहिए था ना, वो 50% आपने क्या किया, पूरा किया। जो आपको 50% चाहिए था वो आपने पूरा किया। वो कैसे होता है, वो कॉलिजन के हिसाब से होता है। कॉलिजन का मतलब जब मेजॉरिटी आपको ना मिले तो आप कुछ एमपीज को आपस में साथ में मिला करके सरकार बना लो। देखो कॉलिजन कैसे होगा, फिर समझना। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, ठीक, लोकसभा के अंदर कितने लोग बेटा, लोकसभा के अंदर 545 मेंबर्स। अब इसमें से जिसको 50% से ज़्यादा मेजॉरिटी मिल जाएगी वो सरकार बना लेगा। बट कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ किसी को भी 50% नहीं मिलती, तो दो पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलकर या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलकर के आती हैं और 50% का अपना जो टर्म है उसको पूरा कर लेती हैं। लाइक अगर ये दोनों आ जाएं एक साथ, ये दोनों के एमपीज आ जाएं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक साथ आ जाते हैं,
तो ऐसे में ये 60% वाला टर्म जो है वो पूरा कर लेते हैं, और इस तरह की पॉलिटिकल कंडीशंस को हम कहते हैं अलायंसेस या कॉलिजन। ठीक है, तो इस तरह की जो गवर्नमेंट होगी दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कॉलिजन गवर्नमेंट। क्या हुआ, जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती लेजिस्लेचर के अंदर, तो ऐसे में मल्टी पार्टी सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको एक मौका और मिलता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आती हैं और एक गवर्नमेंट बना लेती हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज कॉलिजन गवर्नमेंट। अब हमारे भारत में भी कई बार ऐसा हुआ कि कॉलिजन गवर्नमेंट्स हमारे सामने आई, और ये जो कॉलिजन गवर्नमेंट्स थी इन सभी को हमने कहा अलायंस। क्या कहा हमने? अलायंस। अब अलायंस क्या है? अलायंस मतलब ऑलरेडी, बार बार हम एक साथ नहीं जुड़ेंगे, बार बार हमने पहले ही ये फेस किया, तो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि अगर हम जीत जाते हैं तो हम मिलकर के साथ में आएंगे। जैसे यहाँ पर पहले ही इन्होंने क्या, ऐसे मानो यहाँ पे पहले इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अगर हमें मेजॉरिटी नहीं मिलती तो ऐसे में ए तो जाएगा सी के साथ और बी जाएगा डी के साथ, ये पहले इन्होंने डिसाइड कर लिया। ऐसे हमारे यहाँ पर दो बड़े कॉलिजन हमें देखने को मिलते हैं, एंड ये जो दो बड़े कॉलिजन थे इसको कहा जाता है एनडीए। पहला कॉलिजन है एनडीए और दूसरा है यूपीए। ठीक है, एनडीए एंड यूपीए। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मल्टी पार्टी सिस्टम में एक साथ हाथ मिला लेती है और इलेक्शन लड़ती है। जब ये जीतती है तो ऐसे में इसको अलायंस कहा जाता है या फिर फ्रंट कहा जाता है। इंडिया के अंदर 2004 में इस तरह के अलायंस देखने को मिले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, जहां पे कांग्रेस जो थी वो आती है सामने। नेशनल एनडीए, एनडीए का मतलब जो बीजेपी प्लस उसकी सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको एनडीए कहा गया, और यूपीए कहा गया कांग्रेस प्लस उसकी सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज को। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी थी जो कि दोनों के साथ ही नहीं रहना चाह रही थी, तो उन लोगों ने भी अपना एक ग्रुप बना लिया जिसको हमने कहा लेफ्ट फ्रंट। ठीक है, तो दो सबसे बड़े हैं इसमें, एक है यूपीए और एक है एनडीए। एनडीए कौन सा है? कांग्रेस, जो बीजेपी प्लस जो उसकी सपोर्टिव पार्टीज हैं वो है, मतलब उन्होंने पहले डिसाइड कर रखा है। तो अभी यूपीए की गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है सॉरी, और यूपीए वाले अपोजिशन में है। ठीक है, तो यूपीए किसका है? ये राहुल गांधी वाले हैं और ये नरेंद्र मोदी वाले हैं। मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ तक कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अब इसको आगे समझते हैं। देखिए, अगर अपन बात करें अब कि कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये एक सही क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है। ठीक है, आपको पूछ लेता है कि भाई बताओ नेशनल पार्टीज और जो रीजनल पार्टीज होती हैं उनके बीच में डिफरेंस बताओ। तो ये याद रखें कि कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। तो देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज नेशनल एंड सेकंड वन इज रीजनल। फर्स्ट, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होगी, यहां पर याद रखें कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल पे जाकर के इलेक्शन लड़ती है वो नेशनल पार्टीज हैं, और जो अपनी केवल स्टेट्स के अंदर हो गया या रीजनल लेवल पे ही लड़ती हैं वो रीजनल पार्टीज होती हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है कि रीजनल पार्टीज नेशनल पार्टीज को compete नहीं कर सकती या डायरेक्टली वो लोकसभा के इलेक्शंस लड़ लें? देखो, इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं, नियम शर्तें हैं। अभी देखते हैं कि क्या वो शर्त है। पहले ये समझें कि हर पॉलिटिकल पार्टी कंट्री के अंदर रजिस्टर होती है किसके अंतर्गत? इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत। इलेक्शन कमीशन इनको सिंबलाइज करता है, इनको मौका देता है। इलेक्शन कमीशन के अंदर ये रजिस्टर होंगी सबसे पहले। जब इलेक्शन कमीशन इनको ट्रीट करता है, हालांकि सभी को इक्वली ट्रीट करेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है जो पहले पुरानी स्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें। जैसे इन लोगों को एक यूनिक सिंबल मिलेगा जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, जैसे हाथ का सिंबल, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट फिर भी, है ना, कमल के फूल का सिंबल ऐसे बनता है, ठीक। या फिर आप बीएसपी का देख लें, हाथी वाला देख लें चिन्ह। तो यहां पर ये ऑफिशियल कैंडिडेट्स को ही यूज करने का अधिकार होता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इन लोगों को टिकट देगी उसके बिहाफ पर ही, मतलब वो लोग ही इन सिंबल्स को यूज कर पाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, ये पुरानी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, ये इतना पुरानी हो चुकी होती है और इतना काम कर चुकी होती है कि जो लोग, हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी अनपढ़ हैं, तो इन सिंबल्स को देख करके ही वो अपना वोट डाल देते हैं। ऐसे में इनके सिंबल से रिलेटेड कोई लोग सिंबल यूज ना करें, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिल जाएगा, डायरेक्टली लोग उनके सपोर्ट में चले जाएंगे। क्योंकि अधिकतर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, मैक्सिमम लोग जो वोट डाल रहे हैं गांव देहात से हैं,
तो वो सिंबल देख के ही वोट डालते हैं। इस कारण से उन लोगों को स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं कि कोई भी उनके सिंबल को कॉपी नहीं कर सकता। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनको प्रिविलेज मिलता है, कुछ दूसरी फैसिलिटीज़ भी मिलती है, जैसे इनको रिकॉग्नाइज्ड माना जाता है। इलेक्शन कमीशन इनको मानता है कि आप रिकॉग्नाइज्ड हैं और इस तरह से ये लोग मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के तौर पर कंसिडर की जाती हैं। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के तौर पर कंसिडर की जाती हैं। समझ में आ जाएगा? मतलब इलेक्शन कमीशन जिनको अश्योरिटी दे दे, इलेक्शन कमीशन जिनको मान ले कि हाँ ठीक है भाई आप रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं, एज अ नेशनल पार्टीज यू विल कंसिडर्ड। ओके, अब ये नेशनल पार्टीज बेसिकली हमारे पास में इतनी हैं। अब ये जो नेशनल पार्टीज हैं इनका और जो रीजनल पार्टीज हैं उनका ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड कैसे करता है कि ये तो इलेक्शन मतलब ये तो नेशनल लेवल पे जाके इलेक्शन लड़ेंगी और ये रीजनल लेवल पर ही। तो इसके पीछे एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा रूल है और वो ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर करती है लगभग 6% टोटल वोट्स इन लोकसभा के, मानते हैं कि लोकसभा में जितने भी वोट हुए उसमें से कम 6% वोट्स तो इनके पास जाने चाहिए, इतने वोट, या पहली कंडीशन, ठीक है, एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स, पहली कंडीशन होगी। और असेंबली इलेक्शंस में मतलब कई स्टेट्स में जब ये चुनाव लड़ रहे होंगे, अलग अलग स्टेट्स में जब चुनाव लड़ रहे होंगे, तो उनके 4 स्टेट में कम से कम टोटल वोट्स का 6% इनके हाथ में होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं, इन 28 स्टेट्स में से किसी 4 स्टेट में जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ रही है उसका कम से कम आपको 6% वोट गेन होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम केवल लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कम से कम इनके पास में 6% वोट होने चाहिए, ये बात पहली शर्त। या फिर इनके पास में कम से कम 4 सीट तो ये लोकसभा में जीते, ठीक है, एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, कम से कम 4 सीट से लोकसभा में जीते, तब उसको कंसिडर किया जाएगा नेशनल पार्टी के तौर पर। देयर विल बी 7 नेशनल पार्टीज इन कंट्री 2017 के हिसाब से, और अगर 2000 लेटेस्टली बात करें तो लगभग ये 8 हो चुके हैं अब, ठीक है। 2017 के हिसाब से कितनी है, 7 है, और एट प्रेजेंट देखें तो लगभग ये 8 है, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं, गौर से सुनना, समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। देख यहाँ पर होता क्या भाई कि अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो पहली शर्त तो ये है कि लोकसभा में जितने भी वोट्स गिरे हैं, लोकसभा में जितने भी वोट्स मिले हैं, उसका कम से कम 6% आपके खाते में आना चाहिए। माना कि पॉलिटिकल पार्टी ए है, तो अगर उसको टोटल वोट्स का 6% मिल रहा है, टोटल वोट्स का अगर उसको 6% मिल रहा है, तो वो एक शर्त पूरी करके अपने आप को कंसिडर कर सकती है, क्या, नेशनल पार्टी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये शर्त पूरी नहीं कर पा रही तो असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, 4 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन हुए और उसके अंदर वो टोटल वोट्स का कितना परसेंट ले जाए, 6% ले जाए, टोटल वोट्स का 6% ले जाए, ठीक है। टोटल वोट्स का 6%, कितने, 4 स्टेट्स में, सबको काउंट करोगे उसका 6% होना चाहिए, मतलब कम से कम 6, ठीक। अगर ये भी नहीं होता है तो टोटल कम से कम 3 स्टेट्स में, 3 स्टेट्स के अंदर जो लोकसभा की इलेक्शंस हुए हैं, लोकसभा के जो इलेक्शंस, ऑब्वियसली लोकसभा इलेक्शंस होंगे स्टेट्स में भी, वहां से भी तो लोग चुने जाएंगे, उसके कम से कम 2% वोट्स, कम से कम 3 स्टेट्स में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए उसके कम से कम 2% वोट इनके हाथ में होने चाहिए, ठीक। ये तो एक्स्ट्रा था, ठीक है। अब इन शर्तों के साथ साथ एक चीज ये भी है कि एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, अगर ये कोई भी शर्त ये पूरा कर रहे हैं, सो दे विल बी एलिजिबल फॉर मेकिंग देयर पार्टी एज और कंसिडर देयर पार्टीज एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। ये कौन करेगा, ये इलेक्शन कमीशन कंसिडर करेगा इनको, ठीक है। मेरे हिसाब से यहां तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में 1 बाय 1 हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे हम नेशनल पार्टी के अंदर, सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की। मतलब ये आपको चुनाव चिन्ह दिखते ही आपको पता चल जाता है कि हम बात करने वाले हैं कांग्रेस की।
ठीक है, अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, देखो शुरुआत कैसे हुई इसकी। सबसे पहले शुरुआत होती है A.O. हमे के थ्रू 1885 में, जिसको पहले इंडियन नेशनल यूनियन कहा जाता था। फिर A.O. हमे के साथ में हमारे नेशनलिस्ट लोग जो जुड़े, तब इसने अपना नाम बदला, इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ तब से। ठीक है, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, डोमिनेटेड रोल प्ले किया, इंडिपेंडेंस दिलवाने वाली यही पॉलिटिकल पार्टी थी। जवाहरलाल नेहरू आगे चल के इंडिपेंडेंस के बाद में जो लीडरशिप जवाहरलाल नेहरू की रही, आगे चल के इन्होंने मॉडर्न हमारे यहाँ रिपब्लिक, मतलब मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया, मतलब हमारे देश को इन्होंने एक्चुअल में डेमोक्रेसी दी। हालांकि आज की स्थिति बहुत बेकार है इसकी। इट वॉज रूलिंग पार्टी सेंटर टिल 1777, मतलब 77 तक कोई इनको बीट करने वाला नहीं था। नेहरू जी, फिर शास्त्री जी, फिर इंदिरा गांधी जी, इनको कोई बीट करने वाला नहीं था। बट उसके बाद से डाउनफॉल आना शुरू हुआ। 80-89 के बीच में बड़ा डाउनफॉल आया, इनका सपोर्ट खत्म हो गया। जो कांग्रेस थी वो कई पार्ट्स में बट गई, एक्चुअल में इनके जो सपोर्टर्स थे वो भी अलग हो गए। आगे चल के ये जो सेंट्रिस्ट पार्टी थी अपने आप को एक साथ जोड़े नहीं रख पाई और ये टूट गए राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट में। आइडियोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट हुए इनके बीच में। इनका एम था कि ये एजुकेशन, रिलीजन, कल्चरल राइट्स लोगों को प्रोवाइड करे, वेलफेयर हो वीकर सेक्शन का, माइनॉरिटीज़ के सपोर्ट में काम कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट मिलता है लोगों का, क्योंकि इन्होंने गरीबी हटाओ जैसे बहुत सारे नारे दिए लेकिन हटा नहीं पाए। आगे चल करके इनको एक और याद रखना टाइटल गेन हुआ था, जब हमारे यहाँ इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन हो रहा था तो दे गॉट द चांस, एंड एक्चुअली वो इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन भी इन्होंने ही किया। दे सपोर्टेड द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन 1991, और उसके बाद से इंडियन नेशनल कांग्रेस का मान सकते हो, ठीक है, ये काम अच्छा किया। उसके बाद में सिचुएशन खराब होती गई और आज तो ऐसा है कि कुछ एक राज्यों को छोड़ दो, बाकी वहाँ पर स्टेट असेंबलीज में भी इनके पास में मेजॉरिटी नहीं है। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की कहानी थी। चलिए, ऐसे ही एक और पॉलिटिकल पार्टी है, उसके बारे में और बात करते हैं। अच्छा, एक और कुछ चीजें और रह गई है। पंचशील का सिद्धांत फॉलो अप करा इन्होंने। पंचशील में क्या क्या कि हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे, टेरिटोरियल इंटीग्रेशन की, मतलब आप अलग अलग स्टेट्स की आपस में एक दूसरे के साथ में इतनी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, ना तो आप उनके अंदर इंटरफेयर करो उनके मामलों में, ना वो आपके में करेंगे। ठीक है, आप किसी के साथ में एग्रेशन नहीं लेकर आएंगे, लाइक आप गुस्सा नहीं करेंगे किसी चीज पे। यही रीजन था राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी को हक किया था। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी रहेगी इंटरनल अफेयर्स में, किसी को आप परेशान नहीं करोगे, ठीक है, इंटरफेयर नहीं करोगे उसके मुद्दों में। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात करेंगे आप हमेशा, और पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात लेकर के चलेंगे। यही था हमेशा से गांधी जी का पंचशील का सिद्धांत और कांग्रेस पार्टी का पंचशील का सिद्धांत। हालांकि आज, खैर मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, नहीं बोलना चाहिए मुझे। यहां पर पावर लोगों के हाथ में होती है, तुम जानते हो, और ये पंचायती राज सिस्टम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कांग्रेस के टाइम ड्यूरेशन में ही 1973-74 के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायती राज सिस्टम हमने अडॉप्ट किया था। ठीक है, ये भी इसी टाइम ड्यूरेशन में आया था। यहाँ पर ये एस्टेब्लिश करती हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, उन्होंने उस टाइम पर किया। छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी इन्होंने सपोर्ट दिया। साथ ही साथ इन्होंने रिमूव करने की कोशिश की अनएम्प्लॉयमेंट को, अगर काश ऐसा हो पाता, लेकिन हुआ नहीं। ये कांग्रेस पार्टी इमर्ज होती है एज अ लार्जेस्ट पार्टी विद 145 मेंबर्स इन लोकसभा इलेक्शंस 2004, जब इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर बनने वाली थी, बट उन्होंने अपनी इस अपॉर्चुनिटी को मनमोहन सिंह जी को दे दिया, और उसके बाद लगातार 2 बार मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना कि इस टाइम पर इनको मेजॉरिटी मिली नहीं थी, उस टाइम कॉलिजन गवर्नमेंट बनी, और वहाँ पर ही यूपीए की गवर्नमेंट आई कॉलिजन के साथ में, और लोकसभा इलेक्शंस में लगभग ये हार गए। 19 वाले, 14 वाले भी हारे, 19 वाले भी हार गए। ठीक है, अब और कौन कौन सी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि नेशनलिस्ट पार्टी हैं, हम बात करते हैं अब एक नई पॉलिटिकल पार्टी की, दैट इज भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक बड़ा एजेंडा था। उस एजेंडा के ऊपर बात करें तो सबसे पहले आप याद रखें, ये लेकर आती थी, मतलब इसका मतलब आप कह सकते हो क्रिएशन कब हुआ। उस टाइम पर कांग्रेस के अपोजिशन में चलता था भारतीय जनसंघ। उस भारतीय जनसंघ का एक टूटा हुआ रूप था भारतीय जनता पार्टी। पहले ये लोग मिलकर के काम करते थे, लेकिन उसके बाद में ये अलग
हुए, भारतीय जनसंघ टूट गया, संघ परिवार बना, भारतीय जनता पार्टी बनी उसमें से। देखिए क्या क्या हुआ। इट वॉज वन ऑफ द टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। अगर कैंपेन्स की बात करें तो सोशल रिलीजियस वैल्यूज को लेकर के, हिंदू मेजोरिटीज को लेकर के और कई और दूसरे डिफरेंसेस को सामने रख करके, हिंदुत्व की भावना को लेकर के जो पॉलिटिकल पार्टी सामने आई, दैट वाज भारतीय जनता पार्टी। इसको आप संघ परिवार भी माना जा सकता है, संघ परिवार भी कहा जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बीजेपी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग राइवलरी माना गया है अगेंस्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब इसको टक्कर देने वाली केवल यही पॉलिटिकल पार्टी है। अगर हम बात करें इस टाइम ड्यूरेशन से लेकर आज 40 साल बाद, तो शायद इसके टक्कर में कोई बड़ा नहीं है। हर जगह पर आज बीजेपी है और इसका एक्चुअल में जो एक आइडियोलॉजी था दैट वाज हिंदुत्व, ठीक है। हिंदुत्व को ये लोग ज्यादा प्रमोट कर रहे थे। अब इसका मतलब क्या होता है, हिंदूनेस, कल्चर ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ऐसा मत समझना कि ये अगेंस्ट द दूसरी पॉलिटिकल दूसरे जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनके अगेंस्ट में है। लाइक हमारे यहाँ जितने भी रिलीजन्स हैं उनके अगेंस्ट में है, ऐसा नहीं है। हिंदुत्व का एक बहुत ही वाइडर मीनिंग होता है। हिंदुत्व का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केवल हिंदू रिलीजन जो कि भगवान को मानते हैं केवल उन्हीं के फॉलोवर हैं, ऐसा नहीं। हिंदुत्व का मतलब होता है एक्चुअल में जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो हिंदुस्तान का जो कल्चर पहले रहा उसको फॉलो करने वाले लोग। इनका एजेंडा ये नहीं है कि केवल हिंदू होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आप ऐसा अगर मान रहे हो तो बहुत गलत है। वॉट दे वॉन्टेड, इट वॉन्ट्स फुल टेरिटोरियल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको सुनो अच्छे से, एंड द यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है जहां पे एक जैसा रूल सबके लिए रहे। क्यों ऐसा हो, 370 दिया गया कश्मीर को, अलग से उनको राज्य बनाने का हमने परमिशन दे दिया, ऐसा क्यों, होना ही नहीं चाहिए था। तो इन्होंने उस टाइम पर ही, जब ये बनाई गई थी उस टाइम पर इन्होंने ये कह दिया था कि भारत के अंदर सिविल कोड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, साथ ही साथ किसी भी तरीके का आप सेपरेशन की बात नहीं कर सकते, ठीक है। बीजेपी अलायंस के साथ आती है 2004 में भी, मैंने आपको इसका नाम बताया। अभी जैसे आप याद रखें, अभी हमने यूपीए सुना, वैसे ये एनडीए था, ठीक है, डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। एक ऐसा ग्रुप जो कि सपोर्टर था बीजेपी का, सेम आइडियोलॉजीज थोड़ा थोड़ा अपने आप में अलग थे, बट हाँ दे वांटेड कि ये सपोर्ट करे बीजेपी को। उस टाइम पर 1998 के अंदर सबसे बड़े लीडर जो थे यहाँ पर वो थे वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगर इनके आप भाषण सुनेंगे लोकसभा के तो यू विल बी मैस्मराइज्ड। यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी जी को डिप्टी मिनिस्टर बनाया गया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, एंड बट वो कॉलिजन ज़्यादा लंबा चला नहीं, ठीक है। ये था आपका भारतीय जनता पार्टी। इसके अंदर एनडीए, जैसे मैंने आपको बताया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये चाहते थे जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। रिलीजियस इनको अब बना दिया गया है, मान लिया गया है, लेकिन हाँ मान के चलें आप, दे जस्ट वांटेड कि किसी भी तरीके से हमारे यहाँ पर जो पुराना कल्चर था वो वापस से लाया जाए, भारत के जो टुकड़े हो चुके हैं उन सबको वापस जोड़ा जाए, स्पेशली जम्मू कश्मीर को हमारे साथ वापस लाया जाए, यूनिफॉर्म लॉ बनाया जाए, और आगे चल करके 2014 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी है। या तो इतना बड़ा सपोर्ट मिला था इंदिरा गांधी जी को इलेक्शंस में, या फिर मिला है नरेंद्र मोदी को। यह है आपका भारतीय जनता पार्टी का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। बीएसपी का भी किस्सा बहुत ही सिमिलर सा है। बीएसपी में भी ज़्यादा कुछ आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा नहीं। बहुजन समाज पार्टी ये भी बहुत फेमस पॉलिटिकल पार्टीज में से है। इसकी शुरुआत हुई थी इस थॉट के साथ में कि जो माइनॉरिटी क्लासेस हैं, लाइक ओबीसी है, एसटी एससी क्लासेस हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटी क्लासेस हैं, उनको मिलाकर की ये पॉलिटिकल पार्टी, मतलब रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी हमारे सामने आई। जो भी भारत के अंदर ये रिलीजियस सिस्टम है उसमें सबसे निचले तबके के जो लोग हैं उन सबको एक साथ मिला करके उनके सपोर्ट में ये पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही थी। इसका फॉर्मेशन जो हुआ 1984 में हुआ। इसके अंदर दो बड़े लीडर्स थे, कांशीराम और मायावती। अब मायावती जी आप देखते हैं हर जगह पर। 13th लोकसभा इलेक्शंस के दौरान इनको 14 सीट मिली 545 में से। अच्छा, अभी कौन सी लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं? लगभग
17वीं लोकसभा अभी चल रही है। अब 17वीं लोकसभा का मतलब ये नहीं कि 17वीं बार, इसका मतलब ये है कि 17वीं बार जाकर के इलेक्शन जब हुए लोकसभा के, तो उसमें जो लोग जीते वो हैं मतलब इस टाइम ड्यूरेशन के। और जब 13th हुई थी, जब कब से कब तक 1999 से लेकर 2004 के बीच में जब इलेक्शंस हुए थे, वो 13th बार गवर्नमेंट बनाने के लिए थे। सो ये है बात। तो 14 सीट्स इनको मिली, जबकि कितनी शर्त होती है, लगभग 4 सीट्स की। इनका बेस अगर देखा जाए कि इलेक्शन ये कहाँ लड़ते हैं, तो ये यूपी में लड़ते हैं, ठीक है। और इनके अगर और दूसरे कहाँ पर लड़ते हैं, दूसरे स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, इन जगहों पर भी इलेक्शंस लड़ते हैं। इनका जो मेन इंस्पिरेशंस हैं वो लोकल लीडर्स के साथ में है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये इंस्पायर्ड है B.R. अम्बेडकर के साथ। B.R. अम्बेडकर जैसे कहते थे अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, अबॉलिश कर देना चाहिए कास्ट सिस्टम, जो लोकल जो माइनॉरिटीज़ हैं उन सबके सपोर्ट में, उन सबके राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, तो वही काम इनका थॉट था, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश के अंदर इतनी लॉयल नहीं है टूवर्ड्स देयर पीपल, वो सिर्फ उनको एक तरीके से वोट बैंक के तौर पर ही देखते हैं, ठीक है। तो BSP कभी नहीं चाहती थी कि जातिवाद हट जाए, वो ये ज़रूर चाहती थी कि जो प्रमोट किया जाए हमेशा सर्व समाज मतलब हर धर्म के लोगों को प्रमोशन मिले, हर धर्म के लोगों को मौका मिले। ये जो बहुजन है, मेजॉरिटी क्लास है, उसको हमेशा उसको ये समझना चाहिए कि जो दूसरी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उन सबको भी मौका मिले। हालांकि दिक्कत क्या होती है, मान के चलिएगा कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ पे ये, जब तक कास्टिज्म हमारे यहाँ से नहीं हटेगा ना, कास्टिज्म जब तक रहेगा तब तक हम इस तरह के थॉट को कि सभी धर्म के लोगों का आदर करते हैं, ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह से अपने आप को बांट लेंगी। धर्म के आधार पर बनी हुई पॉलिटिकल पार्टीज जो केवल कहने को माइनॉरिटी ग्रुप्स को सपोर्ट करती है, जबकि ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा होता तो 1947 से लेकर, जब से हमें आज़ादी मिली तब से लेकर अब तक, आज भी हमारे यहाँ पर 21% पॉपुलेशन अनपढ़ है, इलिटरेट है। 7 साल से ज़्यादा जो पढ़े लिख सकते हो अपनी मातृभाषा में, वो भी नहीं है 21%। तुम एक बार काउंट करके देखो, 2011 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ डेटा, तो 2011 के हिसाब से उस टाइम पर पॉपुलेशन 121 करोड़ थी। एक बार मल्टीप्लाई करके निकालना कि कितना परसेंट होगा। इतने लोग अनपढ़ हैं हमारे आज भी, तो पॉलिटिकल पार्टी बनाने का फ़ायदा क्या। चलिए क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। CPI-M, देखो 2 टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पहले CPI पढ़ा देता हूँ मैं तुम्हें, CPI-M के बारे में बाद में बात कर लेंगे। CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। फॉर्मेशन हुआ 1925 में। 1977 तक ये कांग्रेस के साथ में मिलकर इसने काम किया। फिर ये एंटी कांग्रेस हो गई, एंटी BJP हो गई, लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट बन गया, लेफ्ट फ्रंट बन गया। कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी, लेनिन की आइडियोलॉजी, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी को अपना बेस बनाते हुए इन्होंने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया सभी पॉलिटिकल पार्टी से। यहाँ पर इनका मेन मकसद था कि कैसे ये जो कम्युनलिज्म इनके अगेंस्ट होता था, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ को फेस करना पड़ता था कुछ जगहों पर, वहाँ पर से इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। इन्होंने भी वही काम किया जो काम दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज ने किया था। कैसे कि भाई आप एक एक ग्रुप चुन लो, उन ग्रुप के हिसाब से आप जीतते जाएंगे हमेशा से। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे यहाँ अच्छे से काम नहीं कर पाई। इसका मेन जो काम करने का बेस है वो है केरला में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। इन जगहों पर ये काम करते हैं और अभी तक नो डाउट ये जीतते आए हैं। यहाँ पर इनको 1% से थोड़े से कम वोट मिले, 2 सीट्स मिली इनको लोकसभा में, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि ये नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी तो इस तरह से ये काम कर रही थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी की टूटी हुई पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली। तो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या है? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए कि वो अगर पुअर भी है तो वो रिच बन सके, मतलब कैपिटलिस्ट बनने का आपके पास में मौका होना चाहिए और हमेशा आपको मौका दिया जाना चाहिए जो कैपिटलिस्ट ऑलरेडी हैं उनके थ्रू। इस तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे, बताने वाले थे, कहने वाले थे कार्ल मार्क्स। तो ये हमेशा सोशलिज्म को सपोर्ट करती है, सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है और कहती है कि इंपीरियलिज्म नहीं होना चाहिए, कम्युनलिज्म नहीं होना चाहिए। इंपीरियलिज्म का मतलब नौकरशाही नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ आप किसी एक जाति को धर्म बेस बना के आप राजनीति करें वो भी नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से।
इसका फॉर्मेशन हुआ था 1964 में, उसका हुआ था 1925 में, किसका? कम्युनिस्ट पार्टी का। उसी से टूट के बनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ये बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने चाहिए, अगर ऐसा होता है तो ये हमेशा हेल्प करेंगे हमें जो भी हमारे सोशल जस्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने में। इकोनॉमिक पॉलिसीज जो होती हैं हमेशा लोगों को सपोर्ट करने के लिए, वेल्दी बनाने के लिए होनी चाहिए, जिसमें फ्री फ्लो होना चाहिए कि आपकी किसी भी तरीके से कोई बैरियर ना हो, आप आसानी से अप्रोच कर सकिए जहां आप अप्रोच करना चाहते हैं। ये वेस्ट बंगाल में, केरला में, त्रिपुरा में इनको यहां पर बहुत सपोर्ट मिलता है। वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा के अंदर काम करती हैं और ये याद रखें इनका मेन मकसद होता है कि पुअर, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, जो लेबरर्स हैं उन लोगों के लिए ये काम करें। दिस पार्टी हैज बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेकिंग ऑफ 34 ईयर्स। वेस्ट बंगाल में इनका 34 ईयर्स का बिना हारे रिकॉर्ड था। 2004 के इलेक्शंस के अंदर इनको 6% सीट्स मिली थी, 43 सीट्स के साथ लोकसभा में बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ये थी। ठीक है, इसके बाद में इसने यूपीए को सपोर्ट किया बाहर से, मतलब जब भी इनको कोलिजन की बात आई तो यूपीए को इन्होंने सपोर्ट किया, मतलब कांग्रेस को सपोर्ट किया। 2019 के इलेक्शंस के अंदर इनको 1.75% वोट्स मिले और 3 सीट्स इनको मिली। ठीक, तो ये चीज़ हमने समझ ली। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑलरेडी आप देख चुके हो। अब यहाँ आ जाती है हमारी नेशनल कांग्रेस पार्टी। अब आप बोलोगे सर नेशनल कांग्रेस पार्टी तो हमने देखो अभी अभी देखी है। नहीं, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये नेशनल कांग्रेस पार्टी है। अब ये जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है ये भी नो डाउट टुकड़ा है किसका? नेशनल कांग्रेस का। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो इंदिरा गांधी जी से बहुत सारे लोग नाराज थे, उनकी पॉलिसीज से बहुत सारे लोग नाराज थे और इंदिरा गांधी जी अपने हिसाब से काम कर रही थी। तो ऐसे में कांग्रेस के बहुत सारे डिविजन्स हो गए, उसी डिविजन्स में से एक डिवीजन था ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक, अब समझो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अच्छा एक चीज और बताऊं, एक जो पॉलिटिकल पार्टी पहले अपना नेशनलिस्ट जो स्टेटस गेन कर लेती है, रिकग्नाइज्ड हो जाती है इलेक्शन कमीशन में, उसका सिंबल को यूज नहीं कर सकता। अब देखो वहां पर हाथ का सिंबल था, यहाँ पे घड़ी है। ठीक है, फ्लैग आपने रखा हो, नो डाउट उन्होंने भी फ्लैग रखा हुआ है, लेकिन इन्होंने हाथ की जगह पर किसको ले लिया? घड़ी को। आप कॉपी नहीं कर सकते हो, नाम आपका सिमिलर सा है बट आपका सिंबल बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसको आप कहेंगे एनसीपी। एनसीपी कांग्रेस से टूटी हुई पॉलिटिकल पार्टी है, 1999 में बनी है। 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम दे देगा, पूछ लेगा फॉर्म कब हुआ, आप याद कर लीजिएगा। ये बोलती है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो गांधी जी ने सेक्युलरिज्म के आइडियाज दिए हैं उनको फॉलो करना चाहिए, जो इक्वालिटी है, सोशल जस्टिस है, और जो फेडरलिज्म है, हर राज्य को उतना अधिकार दिया जाए जितना किसी नेशन के पास में है, उसको किसी के अंडर में ना रहना पड़े। इस तरह की आइडियोलॉजी इन्होंने अपने साथ में रखी। साथ ही साथ इट ऑल्सो वॉन्ट टू हैव द हायर ऑफिसेज इन द गवर्नमेंट टू बी कन्फाइंड टू द नेचर बॉर्न सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ये मेजोरिटी कहाँ रखती है? महाराष्ट्र में, मेघालय में, मणिपुर में और आसामिक रीजन्स में। हालांकि अब महाराष्ट्र से तो गायब है, लेकिन जो ये हमारे 7 सिस्टर्स वाला पार्ट है वहाँ पर इनकी काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी है। ठीक है, कॉलिशन पार्टनर रहे हमेशा महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट के साथ, लेकिन कांग्रेस का पार्ट अभी भी थे, उस टाइम भी थे। जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा कांग्रेस के साथ ही आते हैं, मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का पार्ट हमेशा रहते हैं। ये याद रखें आप, ये है किस्सा कहानी नेशनलिस्ट पार्टी का। अब आ जाते हैं आप तृणमूल कांग्रेस पर, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, ये भी सेम वही, इनका भी वही किस्सा था कि इन लोगों ने भी अपने आप को अलग किया किससे? कांग्रेस से। ममता बनर्जी के सपोर्ट में, ममता बनर्जी की अध्यक्षता में 1 जनवरी 1998 में ये लोग अलग हुए। इनका मेन मकसद भी सेक्युलरिज्म था। सेक्युलर बोलना कितना आसान होता है ना, सेक्युलरिज्म, बट एक्चुअल में उसको फील करना, उसके लिए काम करना जस्ट इन लोगों के लिए विपरीत है। आई एम नॉट काइंड ऑफ सपोर्टर और आई एम नॉट अगेंस्ट हर, बट जो एक्चुअल में होता है, हम जो देखते हैं तब हमें पता चलता है कि कितना आसानी से ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं जनता को। ठीक है, कहते हैं सेक्युलरिज्म होना चाहिए, बट ये सेक्युलर बिल्कुल भी नहीं है। इनका एटीट्यूड अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे, अब तो बहुत सारे वीडियोज़ है, टेक्नोलॉजी है, लोग जानते हैं, अच्छे से समझते हैं। वोट बैंक बना करके लोगों को यूज़ किया गया और बहुत टाइम तक इन्होंने रूल किया। चलिए छोड़िए, क्या बात करें। वेस्ट बंगाल सबसे पावरफुल प्लेस है इन लोगों के लिए।
2011 तक ये लोग रहे। इसके बाद में नेशनलिस्ट पार्टी के तौर पर 2016 में उभरे। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी इनका इन्फ्लुएंस है। इन्होंने लगभग 4% वोट्स अचीव किए, 22 सीट्स अचीव करी और फोर्थ लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन के सामने आए 2019 के इलेक्शंस में। चलिए, यहां पर इसका किस्सा भी खत्म होता है। अब अगर हम बात करें तो ये 7 पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। बट व्हाट अबाउट दोस्त जो कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स पहले पढ़ो कि आपको अगर स्टेट पार्टी बनना है तो क्या करने की जरूरत है। जैसे हमने लोकसभा का मैप देख करके, लोकसभा का ड्रॉ देख करके हमने समझा था कि कौन सी शर्तें पूरी करने के बाद आप नेशनलिस्ट पार्टी बन सकते हो, वैसे ही इनके लिए भी कुछ शर्तें हैं। इन शर्तों को थोड़ा सा अच्छे से समझना, थोड़ा सा दिमाग लगा के ये लाइन सुनना। देखो क्या है, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा। अब सेम लाइन हमने वहां पर भी पढ़ी थी, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसने कहा कि जिस स्टेट के अंदर आप स्टेट पार्टी बनना चाह रहे हैं उसका जो असेंबली इलेक्शन है एक तो उसमें, साथ ही साथ उस स्टेट के अंदर जो लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, भाई हर स्टेट में लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं ना, तो स्टेट, जो भी स्टेट है जहां से भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, उस स्टेट से जो लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें जितने वोट गिरे उसका लगभग 6% वोट आपके हिस्सेदारी में आना चाहिए। और सेम ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी आपके पास में हिस्सेदारी आनी चाहिए। साथ ही साथ आप कम से कम 2 सीट्स जीतने चाहिए, तब आप रिकॉग्नाइज किए जाएंगे स्टेट पार्टी के तौर पर। ठीक है, बात समझो दोबारा से। जिस भी स्टेट के अंदर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां पर जो लोकसभा के भी इलेक्शंस होंगे उसके अंदर जितने भी टोटल वोट्स गिरे हैं उसका 6% एक तो आपके पास में हो। साथ ही साथ उस स्टेट की स्टेट असेंबली के जब इलेक्शंस होते हैं, मतलब आपके यहां पर जो सीएम बनने का इलेक्शन होगा, सीएम के लिए जो वोटिंग हो रही है उसमें कम से कम आपका 6%, साथ ही साथ 2 सीट्स कम से कम आपके पास होनी चाहिए। देन यू कुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज रीजनल पार्टी। ठीक है, ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है इंडिया में, मतलब आप ये मान के चलो कि कई सारे स्टेट्स हैं जहां पे इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज देखने को आपको मिल सकती हैं। 35 के अप्रॉक्सीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस तरह की, जिसमें सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज आपको देखने को मिलेगी एज ए स्टेट पार्टी या फिर रीजनल पार्टीज। ठीक है, इनमें से कुछ पार्टी जैसे यहां पर देखने को आपको मिल रही है। सबसे बड़ी चीज, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज के बीच में अंतर क्या होता है। देखिए, ये पार्टीज पूरे कंट्री के अंदर काम करती हैं, जबकि इनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पर ये काम कर रही होती हैं। ये पार्टीज डील करती है नेशन की प्रॉब्लम से, जबकि ये डील करेंगी अपने पर्टिकुलर जो रीजन होगा उस क्षेत्र से ही ये डील करेंगी, उनको पूरे देश से मतलब नहीं होगा। इसके अंदर जो पार्टीज होंगी इनकी प्रायोरिटी होगी नेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सारे रिलीजन, सारे रीजन्स और जितने भी लोग हैं उन सब के लिए कॉमन होगी। ऐसा नहीं होगा कि पर्टिकुलर केवल एक रिलीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन या फिर कुछ लोगों को ही ये बेस बना रहे हो, जबकि यहाँ पर इनका मेन मकसद होता है, जैसे हमने देखा था ना, ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी लोगों को बेस बना करके पॉलिटिकल पार्टी बन गई। तो रिलीजन हो गया, रीजन्स हो गए, साथ ही साथ आपके लोग हो गए, इनके लिए ये लोग काम करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, केवल इन्हीं चीज़ों को फोकस करके काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि सबके लिए ये कॉमन हो। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो सबसे पहले आता है इंटरनल डेमोक्रेसी का चैलेंज इनके सामने। इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, आपने ये तो देख लिया कि आप सारे मिलकर के काम करेंगे, लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड फिर फॉलोअर्स। बट यहां पर क्या होता है, एक ही आदमी की चलती है, जो लीडर होता है केवल उसकी सुनी जाती है। वहां तो डेमोक्रेसी होती नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहां पे सभी लोगों के पास में इक्वल राइट हो। जबकि पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं होती, वहां पर जो हेड होता है उसी का काम चलता है, उसी का मतलब रूल चलता है एक तरीके से। तो यहां पर मान के चले किसी एक आदमी के पास या फिर जो सबसे ज्यादा पावरफुल पुराना लीडर होगा उसके हाथ में सारे रूल्स होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं और सभी लोगों को फॉलो करना होता है। ऐसा भी नहीं होता कि किसी हर एक इंसान को इक्वल राइट दिया जा रहा है, इक्वल वेटेज दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, यहां पे डायनेस्टिक सक्सेशंस होते हैं। डायनेस्टिक मतलब जैसे 4 फादर्स इलेक्शंस में थे, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के फिर सबसे पहले आपके नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और राहुल गांधी जी। तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन है, एक बन गया उसके बाद में फिर ये चलता जाएगा, नए लोगों को मौका नहीं मिलता। ये
प्रॉब्लम होती है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कि किसी एक फैमिली के लोग ही कंट्रोल करते हैं उस पूरी पॉलिटिकल पार्टी को, तो यहाँ पे दूसरे लोगों को, दूसरे लीडर्स को मौका नहीं मिलता। अब ऐसे में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अब राहुल गांधी जी के सामने, मतलब राहुल गांधी जी की जो एज है उससे कई ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बट फिर भी वो राहुल गांधी जी के आगे नतमस्तक है। इसका कारण यही है कि डायनास्टिक सक्सेशन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी एंड द सेकंड वन इज डायनास्टिक सक्सेशन। द थर्ड थिंग यहाँ पर अगर हम देखें, जिसके पास में पैसा होगा, जिसके पास में मसल पावर होगी, वही इलेक्शन जीत पाएगा। पॉलिटिक्स के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आती है तो उसके पीछे एक कारण होने चाहिए। पहला, अब मैं बुरे लेवल पे जाकर के, मतलब दूसरे तरीके से बात कर रहा हूँ, अच्छे लेवल पे तो मैंने बात कर ली कि जिसके पास में पैसा होगा ना वो पॉलिटिक्स में जीतेगा, सीधी सी बात है। या जिसके पास डंडे का जोर होगा ना वो अपने वोट निकलवा सकता है, डरा करके, धमका करके, पैसा खिला करके। तो ऐसे में यहाँ पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पैसे से आप इसको दूर नहीं रख सकते हो और मसल पावर से इसको आप दूर नहीं रख सकते हो। यहाँ पर मैक्सिमम जगह पर क्रिमिनल्स को देखा जा सकता है कि वो सपोर्ट कर रहे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, वो डराते हैं लोगों को, और कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कि वो किस तरह से ऑनेस्टी के साथ इलेक्शन लड़े, होता नहीं है। साथ ही मीनिंगफुल चॉइस लेकर आना लोगों के लिए। मीनिंगफुल चॉइस मतलब कास्टिज्म, जाति, धर्म या फिर और कोई दूसरा बेस, इन सब को आधार बना करके इलेक्शन लड़वाते हैं। मीनिंगफुल चॉइस तो होगी ही नहीं। हम यहाँ पर ये सोच के वोट डाल रहे होते हैं कि यार अगर यहाँ पर दो कम्युनिटी के लोग हैं तो मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं मैं उसी को वोट डालूं, अगर दूसरे वाली जीत जाएगी तो हमारा क्या होगा। इस तरह की आइडियोलॉजी, इस तरह के माइंड सेटअप को लेकर आई गई है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, क्योंकि इनको तभी बेनिफिट्स मिल सकते हैं ना। यही रीजन था कि हम यहाँ पर मीनिंगफुल चॉइस हमें नहीं मिलती। तो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर अस कि हम लोग मीनिंगफुल चॉइस नहीं लेकर पा रहे। जो लोग असल में काम करेंगे उन लोगों को हम वोट नहीं डालते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत अच्छे से समझती है कि उन्हीं व्यक्तियों को यहाँ पे हमें मौका देना है जो लोग इस तरह से काम करके अपना वोट बैंक बढ़ा सकते हैं। बीजेपी वाले माना जाता है हिंदू के सपोर्टर हैं और कांग्रेस वाले माना जाता है मतलब मुस्लिम्स के सपोर्टर हैं। असल में दोनों किसी के सपोर्टर नहीं है, सब अपनी अपनी रोटी सेकते हैं, सब अपना अपना बेनिफिट देखते हैं। यहाँ पर जो वोटर है उसको समझना ज़रूरी है कि ये लोग हमें लड़ाते हैं आपस में। कोई आपके घर पर आकर के आपसे खाना नहीं छीन सकता है, आपकी मेहनत, आपका जज्बा, आपका इंटेलेक्चुअलिटी कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। अगर हम इन लोगों के सामने रहेंगे या इन लोगों को बेस बना के, अब एक हुजूम चलता है कि कांग्रेस चाहे कितना ही गलत कर रही हो, एक बार सोच के देखो, कांग्रेस कितना ही गलत कर रही हो लेकिन मुस्लिम वोटर उनको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आई डोंट नो व्हाई, बिना इस चीज़ को समझे कि 70 साल में वो लोग एजुकेट उनको नहीं कर पाए। यहाँ पर हिंदू आंख बंद करके बीजेपी को वोट दे रहा है बिना ये समझे कि अगर कुछ गलत भी हो रहा है, अगर सेक्युलरिज्म भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो ऐसा क्यों कि केवल एक ही कास्ट कम्युनिटी को फोकस किया जाए। हालांकि ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाली है, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ इस चैप्टर के बाद में हमें ये समझना ज़रूरी है कि कैसे हम लोग इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमारे साथ में गेम खेलना बंद करवा सकते हैं। दो अलग अलग आपने ग्रुप्स पकड़ लिए, उनको एक कितनी हिंसा हुई है, अभी राम मंदिर का मुद्दा कितना बड़ा हुआ, इसके अलावा ये बाबरी मस्जिद को तोड़ देना, या फिर आप ऐसे समझें अभी रामनवमी के दिन पर जुलूस निकलना, उस पर पत्थर गिरना, जम्मू कश्मीर में 370 हटाने पर नारेबाजी होना, लोगों को मार देना, ठीक है, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हो रहा है वो, या फिर जो उनके साथ हुआ पहले प्रीवियसली। सो ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इनकी बदौलत है, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की बदौलत है। हमारे देश के अंदर अगर एक सही कानून व्यवस्था हो, सभी के लिए एक कॉमन सिविल कोड हो, तो ये सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती किसी भी तरीके से नहीं। अगर हम इसको अब नए तरीके से देखें कि कैसे, क्या वो तरीके हैं जिसके थ्रू हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर के उनका रिफॉर्मेशन कर सकते हैं, कैसे इन पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जाए। सो वी हैव द फॉलोइंग थिंग्स, जिसको अगर हम रीसेंट एफर्ट्स देखें, सजेशन हमारी तरफ से कंट्री के अंदर कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को उसके लीडर्स रिफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये थोड़ा सा अच्छे से समझो आप। इस लॉ को पास किया गया था राजीव गांधी जी के थ्रू, और इस लॉ के अंदर कहा जाता है कि जितने भी एमएलएज हैं, जितने भी एमपीज हैं, अगर वो ही और शी विल लूज द सीट ऑफ लेजिस्लेचर, अगर ऐसा करते हैं तो वो क्या कि अगर वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करते हैं
और अगर इलेक्शन जीत लिया उन्होंने और जीतने के बाद अगर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर ली तो उनको अपनी लेजिस्लेचर की सीट खोनी पड़ेगी। ऐसे समझें कि नवजोत सिंह सिद्धू जी थे, पहले बीजेपी में थे, फिर वो कांग्रेस में चले गए, अब निर्दलीय बनने वाले हैं। तो अगर वो जीत जाते बीजेपी से और जीतने के बाद बोलते कि मैं कांग्रेस में जाऊंगा, तो ऐसे में वो उनकी सीट चली जाएगी, वो सीट उनके पास में नहीं रहेगी। ऐसा पहले बहुत किया जाता था, ठीक है। जीत गए, जीतने के बाद उनके वोट्स को, उनकी पावर को, उनकी सीट को खरीद लिया जाता था और वो किसी दूसरी पार्टी के साथ में जाकर के मिल जाते थे। तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये मार्क मतलब 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एंटी डिफिक्शन लॉ, ठीक। तो ऐसा अब नहीं होता। यहां पर याद रखें कि जितने भी डिटेल्स मांगी जानी चाहिए प्रॉपर्टी की, क्रिमिनल, जो भी अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस उनका कोई भी ऐसा केस उनके ऊपर चल रहा है जो उनको क्रिमिनल बता सकता है, बना सकता है। हमारे यहाँ होता है, केस चलता रहता है, अगर वो क्राइम उसका साबित नहीं हुआ तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा क्राइम, मतलब क्रिमिनल, और वो वोट्स लेता रहेगा, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता रहेगा। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। आपको टिकट बांटने से पहले ये चीज़ अश्योर करनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को कि जिसको भी वो टिकट दे रहे हैं क्या उस पर कोई एलिगेशन तो नहीं लगा हुआ। अगर लगा हुआ है तो कोर्ट ने उसको फैसला सुनाया नहीं सुनाया है, कम से कम उनको जांच करनी चाहिए टिकट देने से पहले। ऐसा होता है, हम लोग जांच ही नहीं करते, ठीक है। अगर हम और इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर हमेशा ये याद रखना चाहिए हमें कि मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड आईटी रिटर्न्स। भाई कितना पैसा पॉलिटिकल पार्टीज बहुत पैसा खर्च करती है, वोट खरीदती है ना, तो बहुत पैसा खर्च करती है। ऐसे में इस चीज़ को अश्योर करना बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, जनता के थ्रू, कि इन लोगों का आईटी रिटर्न देखा जाए, कितना पैसा इन्होंने खर्च किया है, मेज़र किया जाए फिर कि क्या वास्तव में इतना ही पैसा खर्च हुआ है। होता क्या है, ये डोनेशन ले लेते हैं और उसके बाद में खर्चा करते हैं, इवन 500-500 रुपये में एक वोट खरीद लिए जाते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। अगर ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है तो हम समझ जाएं कि ऐसा कुछ हो रहा है। कभी भी अपना वोट बेचे ना, ठीक है, और कभी भी इनको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट ना दें। कोई भी कैंडिडेट अगर अच्छा पढ़ा लिखा है, उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना वो पढ़ा लिखा है, कितनी उसको नॉलेज है, जो आपकी क्या वास्तव में मदद करेगा भी कि नहीं करेगा, तभी हम उसको वोट डालें। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी उसके नाम देख करके, उसकी जाति का आधार देख करके वोट डाल दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें, कुछ सजेशंस हैं हमारे लिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कुछ सजेशंस आप देना चाहेंगे तो क्या वो सजेशंस होंगे। तो देखो, सबसे पहले ज़रूरी है कि एक ऐसा लॉ बनाया जाए कि आप जो भी पॉलिटिकल पार्टीज में हो रहा है इंटरनली, वो आपको पता चले। फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है, पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से काम करेगी या कर रही है, अगर हमें पता चल जाए तो दैट वुड बी गुड, ठीक है। तो इसने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल मैटर्स क्या हैं, क्योंकि हमने देखा था कि इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी यहाँ होती है, तो वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टी कि कम से कम जो टिकट्स हैं 1/3 टिकट्स विमेन कैंडिडेट को दिए जाएं। ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती, ठीक है। पंचायती राज में तो होता है, म्यूनसिपैलिटीज में तो होता है, बट यहाँ पर लोकसभा में नहीं होता, स्टेट असेंबली इलेक्शंस में नहीं होता। ये मैंडेटरी की जाए सो दैट विमेन की पोजीशन अपलिफ्ट हो सके। साथ ही साथ देयर शुड बी स्टेट फंडिंग फॉर इलेक्शंस। द गवर्नमेंट शुड गिव, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन लोगों को इलेक्शंस के अंदर एक्सपेंडिचर जो मैच करने होते हैं, उसके लिए सरकार उनको अंशदान दे। अंशदान का मतलब होता है पैसा उनको दे, डोनेट करे पैसा सरकार पॉलिटिकल पार्टीज को, जिससे कि उन लोगों को अनएथिकल मैनर के अंदर काम ना करना पड़े। इससे सरकार को भी पता होगा कि कितना पैसा किसको देना है और क्या उतना ही तो खर्च हो रहा है। अगर ये डोनेशन लेते हैं तो डोनेशन तो कितनी भी हो सकती है, फिर कितना भी खर्चा कर सकते हैं। आप याद करो, एक मूवी आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, रजनीकांत की वो मूवी थी, उसका नाम याद नहीं है मुझे, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरीके से डोनेशन दिया जाता है और ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है डोनेशन के थ्रू। शिवाजी द बॉस थे आई थिंक उसके अंदर, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको मैच करने के लिए सरकारी पैसा दे, सो दैट हम उनको उसको मॉनिटर कर सकें, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से सजेशंस होने चाहिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट टॉपिक की बात करें कि देयर आर 2 अदर वेज जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है। यहां पर याद रखें, पीपल्स प्रेशर एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन, दीज आर द 2 डिफरेंट पॉइंट्स, और इसके बिहाफ पे हम पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीपल्स प्रेशर। लोग अगर प्रेशर पुट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे
पेटिशंस लगा दें पब्लिसिटी के थ्रू या एजिटेशन कर दें, मीडिया के थ्रू प्रेशराइजेशन कर दें, तो पॉलिटिकल पार्टीज असल में ढंग से काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज मिसबिहेव नहीं कर सकती, जातिवाद नहीं फैला सकती अगर लोग वास्तव में प्रेशर क्रिएट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में। और यहां पे लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे होगा कि आप रिफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो जो जो लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं वो रिफॉर्मिस्ट लोग पार्टिसिपेट करें, एक बेटर पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, क्रिटिसिज्म करें बाहर से अगर वो अच्छे काम नहीं कर रही है, अगर उनका फंक्शनिंग अच्छा नहीं है, अगर वो पॉलिसीज गलत लेकर आ रही है तो उनको क्रिटिसाइज करना भी जाने और उनको प्रेज करना भी जाने। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे कितने अच्छा काम कर रही हो उसको कभी भी प्रेज नहीं किया जाता, कोई कितना भी बुरा काम कर रही हो उसको क्रिटिसाइज भी नहीं किया जाता। हम लोग मोनोटोनस से हो गए, हमें पता ही नहीं होता है कि क्या ठीक है चल रहा है चलने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों का पार्टिसिपेशन जब होगा, अगर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है तब, और अगर उस पर प्रेशराइजेशन है तो या तो आप ज्वाइन करो उस पॉलिटिकल पार्टी को, या तो खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाओ जैसे आम आदमी पार्टी ने बनाया, या तो वो करो या फिर आप हड़ताल कर रहे हो, एजिटेशन कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो। ये दोनों कंडीशन आम आदमी पार्टी, आप सुनो, ये वाला पहला स्टेप था, ये वाला इसके बाद का स्टेप था। इन्होंने पहले प्रेशराइजेशन किया, नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। इस तरह से आप पॉलिटिक्स के अंदर रिफॉर्मेशन ला सकते हो एंड दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। मेरे हिसाब से तुम्हें इस चीज समझ में आ गई होगी। आज थोड़ी सी एनर्जी कम थी, तुम्हें भी लगा होगा, चलो कोई नहीं, आप अभी तो समझ जाओ, कहीं इसमें प्रॉब्लम आती है तो डिटेल लेक्चर्स भी हैं, आप वहां जाकर के भी देख सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं तुम्हें, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, बट फिर भी अगर तुम्हें कहीं प्रॉब्लम आएगी तो हम आपके साथ में, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जवाब हम देंगे ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।